हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज इन हिंदी। आज हम लोग द चंपावत मैन-ईटर की कहानी सुनने वाले हैं। ये स्टोरी जिम कॉर्बेट की बुक द ओमनीबस में द मैन ईटर ऑफ कुमाऊं के सेक्शन में पहले नंबर की स्टोरी है। इस टाइगर ने कम से कम 436 प्लस लोगों का शिकार किया था और जिसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था और जिसका आतंक जिम कॉर्बेट ने खत्म किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सुनते हैं द चंपावत मैन-ईटर की कहानी। जब पहली बार उन्होंने उस टाइगर के बारे में सुना था, तब उस समय वो एंडी नॉवेल्स के साथ मलानी में शिकार पर गए हुए थे। फिर बाद में उसी टाइगर को ऑफिशियली चंपावत के आदमखोर के नाम से पहचाना गया। उस एरिया में बहुत समय तक एंडी को एक बेस्ट स्पोर्ट्समैन और शिकारी के किस्सों के लिए एक अटूट भंडार के रूप में याद किया जाता था। एंडी उन थोड़े से लकी इंसानों में से थे जिनके पास जीवन की हर एक वस्तु बेस्ट में से बेस्ट थी। उनकी राइफल की एक्यूरेसी और स्ट्राइकिंग पावर बहुत ही अच्छा था और उस स्ट्राइकिंग पावर का और कोई भी भागीदारी नहीं था। उनका एक भाई था जो भारत का सबसे अच्छा निशानेबाज था। उनका दूसरा भाई आर्मी में बेस्ट टेनिस प्लेयर था। इसलिए जब एडी ने उनको ये बताया कि उसका साला यानी उनका ब्रदर इन लॉ दुनिया का सबसे बेस्ट शिकारी है और उसको सरकार ने चंपावत के आदमखोर को मारने का काम सौंपा है, तो जिम कॉर्बेट ने सोच लिया था कि अब जो जानवरों की एक्टिविटी है वो एक सीमा तक निश्चित हो जाएगी। न जाने क्यों टाइगर को मारा नहीं जा सका। सरकार को इस बात की काफी चिंता हो रही थी। 4 साल के बाद जब जिम कॉर्बेट नैनीताल वापस आए, तब उस टाइगर को मारने के लिए वहां पर इनाम डिक्लेयर किए जा रहे थे। स्पेशल शिकारियों को वहां पर बुलाकर नौकरियां दी जा रही थी। अल्मोड़ा के डेपो से गोरखाओं को वहां पर भेजा गया था। इतने सब कदम उठाने के बाद भी इंसानों की हत्या की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। वो टाइगरेस अब पूरी तरह से आदमखोर बन चुकी थी और कुमाऊं में आकर वो बस गई थी। इससे पहले वो नेपाल में 200 लोगों का शिकार कर चुकी थी। वहां से हथियारबंद नेपालियों ने उसे कुमाऊं की ओर भगा दिया था। एक्चुअली वहां के सैनिकों ने उस आदमखोर को मारने की कोशिश की थी, पर उनसे भी वो हो नहीं पाया और फिर उसे इंडिया की तरफ भगा दिया गया। यहाँ पर भी उस आदमखोर ने 4 साल में वो नंबर्स 234 तक पहुंचा दिए थे। जब जिम कॉर्बेट नैनीताल पहुंचे तो वो कंडीशन वैसी की वैसी ही थी। वहीं पर नैनीताल के डेप्यूटी कमिश्नर बर्थोड उनसे मिलने आते हैं। कमिश्नर बर्थोड जो उस समय नैनीताल के डेप्यूटी कमिश्नर थे और जो अपनी दुखद मृत्यु के बाद अब हल्द्वानी में एक गुमनाम खबर में दफन है। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्हें जानने वाले सभी लोग प्यार और सम्मान करते थे और इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जब उन्होंने जिम कॉर्बेट को ये बताया कि वो आदमखोर उनके एरिया के लोगों को कितना परेशान कर रही है और जिसका आतंक किस तरह से वहां पर फैला हुआ है और जिस वजह से उनकी चिंता काफी बढ़ गई थी, और इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि जब उन्होंने जिम कॉर्बेट को ये बताया कि वो आदमखोर उनके जिले के कितने लोगों को परेशान कर रही है और जिसका आतंक हर जगह फैला हुआ है और इससे उनको कितनी चिंता हो रही है, तो बर्थोड ने उनसे ये वादा लिया कि जैसे ही उनको अगले इंसानी शिकार की खबर मिले, वो तुरंत चंपावत के लिए निकल जाए। फिर जिम कॉर्बेट ने उनके सामने 2 शर्तें रखी। पहली ये कि सरकार ने जो इनाम रखा है उसे खारिज किया जाए और दूसरी ये थी कि अल्मोड़ा से जो भी स्पेशल शिकारी वहां पर आए थे उनको वापस बुला लिया जाए। इन शर्तों के पीछे उनका कारण ये था कि कोई उनको इनाम का लोभी ना समझे। हर एक स्पोर्ट्समैन उनका जो दृष्टिकोण है उसको बहुत अच्छी तरह से समझता है। उनकी हर कंडीशन को मान लिया गया। एक वीक बाद बर्थोड सुबह सुबह उनके पास आते हैं और उनको ये बताते हैं कि पाली में जो दबीधुरा और धुनाघाट के बीच का एक गांव है, वहां पर एक औरत को आदमखोर ने मार डाला है।
उनको ये अंदाजा था कि उनको जल्दी ही निकलना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपने कैंप किट उठाने के लिए 6 लोगों को अपने साथ ले लिया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग निकल पड़ते हैं। धारी तक 17 मील का पहला दिन का ट्रैक उनका होता है। फिर दूसरी सुबह वो लोग मोरनोला में ब्रेकफास्ट करने के बाद रात दबीधुरा में बिताते हैं और फिर दूसरे दिन शाम को वो लोग पाली तक पहुंच जाते हैं। उस औरत को मरे हुए 5 दिन हो गए थे, तभी वो लोग वहां पर पहुंचते हैं। गांव के लगभग 50 औरतें, बच्चे और जेंट्स लोग उस आदमखोर के आतंक में जी रहे थे। जब वो उस गांव तक पहुंचे, तब सूर्यास्त तो हुआ नहीं था, यानी सनसेट हुआ नहीं था। फिर भी सारे गांव वाले अपना दरवाजा बंद करके अपने घरों के अंदर घुस गए थे। उनके आदमियों ने वहां पर आंगन में आग जलाई और फिर जिम कॉर्बेट जब वहां पर चाय पी रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कोई कोई दरवाजा वहां पर खुल रहा था और कुछ डरे डरे से लोग वहां पर बाहर निकल कर आ रहे थे। जिम कॉर्बेट को ये बताया गया कि वो लोग पिछले 5 दिन से गांव में से किसी ने भी अपने घर की दहलीज भी पार नहीं की थी। सब लोग नेचर कॉल के लिए भी अपने घर के बाहर ही जाते थे। उससे लंबा कोई भी नहीं जाता था। वहां पर आंगन की जो गंदगी थी, वहां पर जो भी बदबू थी, उससे तो ये बात क्लियर हो रही थी कि वो लोग अपने घर से बाहर, यानी उस एरिया से बाहर कोई गया ही नहीं था। लोगों के पास अब खाना भी खत्म हो रहा था। अगर उस टाइगर को मारा या फिर भगाया नहीं गया, तो वो सब गांव वाले भूखे मर जाएंगे। टाइगर अभी भी आसपास ही था, ये तो श्योर था। 3 रातों से वो उसी सड़कों पर ग्रॉल करता हुआ सुनाई दिया गया था। सड़क घरों की केवल 200 गज दूरी पर ही थी। उस दिन वो गांव के ढलान पर हुई जुताई वाले खेत में भी देखा गया था। फिर गांव के मुखिया ने उनको एक कमरा दे दिया। वो लोग 8 लोग थे। एक कमरे में सबका रहना मुश्किल था और उस कमरे का जो एकमात्र दरवाजा था, जो गंदगी भरे आंगन में ही खुलता था, वहां पर काफी बदबू थी। ये जिम कॉर्बेट ने बाहर खुले में ही सोने का डिसाइड कर लिया। रात को उन्होंने बहुत हल्का भोजन किया और फिर उन्होंने देखा कि उनके सारे आदमी दरवाजा बंद करके सो गए थे। फिर जिम कॉर्बेट भी सड़क के किनारे एक पेड़ को टेक कर वहां पर अपने राइफल का निशाना लेकर बैठ गए थे। गांव वालों ने जिम कॉर्बेट से कहा था कि उन्होंने टाइगर को रात में सड़क के किनारे घूमते हुए बहुत बार देखा है और उस टाइगर को भी आदत है वहां पर घूमने की। उस दिन पूर्णिमा का चांद था, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि आज ही वो उस आदमखोर का शिकार कर लेंगे, अगर जिम कॉर्बेट ने उस टाइगर को पहले देख लिया तो। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि ऐसे तो उन्होंने जंगल में बहुत सी रातें काटी थी जब वो शिकार करने जाते थे, पर ये तो पहली बार था जब वो किसी आदमखोर की खोज में निकले थे। इससे पहले उन्होंने आदमखोर का शिकार कभी नहीं किया था। उनके सामने की जो सड़क थी वो चांदनी रात में चमक रही थी और उनके लेफ्ट साइड और राइट साइड ऊंचे ऊंचे पेड़ों के घने साए थे जो तेज हवा में झूल रहे थे। वो हिलते हुए सायों में उनको 1 डजन से भी ज्यादा टाइगर दिख रहे थे, जो उनको ऐसा लग रहा था कि सब उनकी ही तरफ बढ़ रहे हैं। उस समय उनको ये अफसोस हो रहा था कि उन्होंने क्यों अपने आप को उस आदमखोर की दया पर छोड़ दिया है। अब उस समय गांव की ओर वापस लौटने की डेयरिंग उनमें नहीं थी। अब जिम कॉर्बेट ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो उस दिन इतना डर गए थे कि जानबूझकर जो उन्होंने काम अपने हाथ में लिया था, वो भी अब उनको ऐसा लग रहा था कि वो पूरा नहीं कर पाएंगे। अब ठंड के कारण और डर के कारण उनके दांत चैटरिंग कर रहे थे, यानी किटकिटा रहे थे। वो पूरी रात सर्दी में बैठे रहे। फिर उनके सामने बर्फीली पहाड़ियों पर एक ग्रे डॉन उभरता हुआ दिख रहा था। उन्होंने फिर अपने घुटने मोड़कर अपना सिर उस पर टिका लिया। 1 घंटे बाद जब उनके आदमी उनको ढूंढते हुए वहां पर आए, तो उनको गहरी नींद में सोया हुआ देखा। जिम कॉर्बेट ने उस रात ना तो किसी टाइगर को देखा और ना ही किसी टाइगर को सुना। जिम कॉर्बेट का कहना यह था कि वो जिस तरह इतने गहरी नींद में सो गए थे, अगर उसी समय वो टाइगरस वहां पर आ जाती, तो उन पर पक्का हमला कर देती और उनको पता भी नहीं चलता। जो उन्होंने गलती की थी, उनको उनका पछतावा हो रहा था।
गांव में जब जिम कॉर्बेट पहुंचे तो वो अपने आदमियों को ढूंढ रहे थे। सब गांव वाले उनको देखकर काफी हैरान हो गए कि वो जिंदा बचकर कैसे वापस आ गए। जिम कॉर्बेट चाहते थे कि गांव वाले उनको उन घरों में लेकर जाए जहां पर उनके रिलेटिव्स को समय समय पर उस आदमखोर ने मारा था। वहां के गांव वालों में से कोई भी उनको वहां पर लेकर जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सब उस आदमखोर से डरते थे। उन लोगों ने उनको आंगन से ही उस डायरेक्शन की ओर साइन करके दिखा दिया जहां पर टाइगर ने लोगों की हत्या की थी। जिस हादसे के कारण जिम कॉर्बेट यहाँ पर आए थे, उसकी जितने भी विटनेस थी, यानी वो 20 लड़कियां जिसने वो दुर्घटना देखी थी, वो लोग सब एक एक डिटेल जिम कॉर्बेट को बताने के लिए काफी एक्साइटेड थी। वो 20 लड़कियां जो एक एक ग्रुप में मध्याह्न से 2 घंटे पहले अपने पशुओं के लिए खाना इकट्ठा करने जंगल में गई थी। वहां पर वो लोग बांज के पेड़ के पत्ते लेने गई थी, यानी ओक के ट्री के जो पत्ते थे वो जमा करने गए थे। आधा मील चलने के बाद वो लोग पेड़ों पर चढ़कर पत्ते काट रहे थे। जिस औरत पर आदमखोर ने हमला किया था, वो और दूसरी लड़कियां वैली के किनारे वाले पेड़ पर चढ़ गई थी। जिम कॉर्बेट ने बाद में देखा कि वो वैली 4 फीट गहरी और 12 फीट चौड़ी थी। जितने चाहिए उतने पत्ते लेकर वो पेड़ से नीचे उतर रही थी। उसी समय एक टाइगर वहां पर चुपचाप सबकी नजरों से बचकर आता है और अपने पिछले पैरों पर वो खड़ा होकर उस औरत के पैर को नीचे से पकड़कर खींचने लगता है। उस औरत का हाथ पेड़ की शाखा से छूट जाता है और वो नीचे की ओर फिसलने लगती है। टाइगर उस औरत को वैली की ओर खींचकर लेके जाता है और उसका पैर वहां पर छोड़ देता है। वो औरत उठने के लिए काफी स्ट्रगल कर रही थी, पर फिर टाइगर ने उसके गले पर पकड़ बनाकर उसे वहां पर मार डाला। उसको मारने के बाद वो टाइगर उस औरत के साथ वैली की दूसरी ओर छलांग लगाकर घनी झाड़ियों में गायब हो जाता है। ये सारा इंसिडेंस उस पेड़ पर चढ़ी हुई और जो आसपास के पेड़ों पर चढ़ी हुई लड़कियां थी, जो औरतें थी, उन लोगों ने कुछ फीट की दूरी पर से ही सब कुछ देखा हुआ था। सब औरतें काफी वहां पर डरी हुई थी। सब लोगों ने ये इंसिडेंस अपनी आंखों से देखा था। जैसे ही टाइगर उस औरत को लेकर झाड़ियों में गायब हो जाता है, उसके बाद वो सब डरी हुई औरतें और लड़कियां गांव की ओर भाग जाती है। गांव में दोपहर का खाना खाने के लिए सब जेंट्स घर आए हुए थे। फिर वो सब इकट्ठा होकर ढोल लेकर और कोई भी बर्तन लेकर उसे बजाते बजाते जंगल की ओर चलने लगते हैं। सब जेंट्स आगे आगे चल रहे थे और सब औरतें उनके पीछे पीछे चल रही थी। वैली के पास सब जब पहुंच जाते हैं तब सबके सामने एक ही क्वेश्चन था कि अब आगे क्या करें। अभी इस पर सिर्फ विचार ही हो रहा था, तभी ही कोई 30 गज की दूरी से टाइगर की गर्जना उन लोगों को सुनाई देती है। उन लोगों का डिस्कशन तो बाजू में ही रह गया। सब लोग डर के मारे पीछे मुड़ते हैं और एक साथ गांव की ओर भागने लगते हैं। वहां पर भगदड़ मच जाती है और फिर कुछ देर बाद जाकर सबकी सांस में सांस आती है और तब शुरू होता है एक दूसरे पर ब्लेम करना। पहले कौन भागा और क्यों भागा? क्या हम लोग इतने डरपोक हैं? इसके बाद सब लोग एक ही बात पे रेडी हो गए कि हम लोग इतने तो बहादुर हैं, तो एक बार फिर से कोशिश कर सकते हैं उस औरत को बचाने की। फिर वो सब मिलकर तीसरी बार उस वैली के पास पहुंच जाते हैं। इस बार उनमें से एक बंदूकधारी आकाश की तरफ गोली चला देता है। वो गोली की आवाज सुनकर टाइगर गरजता हुआ झाड़ियों के पीछे से बाहर निकल आता है। इसके बाद उस औरत को बचाने का जो अभियान था, वो सब लोग छोड़कर वहां से भागने लगते हैं। फिर जिम कॉर्बेट ने उस बंदूकधारी से पूछा कि उसने झाड़ी के पीछे गोली क्यों नहीं चलाई, उसने आकाश की ओर ही क्यों गोली चला दी। तब उस आदमी ने उनको ये जवाब दिया कि टाइगर पहले ही इतना चिढ़ा हुआ था, अगर उसे गोली लग जाती तो वो उस पर ही हमला कर देता और उसको ही मार डालता। उस दिन की सुबह उन्होंने 3 घंटे तक उस गांव के चक्कर लगाए कि शायद उनको कहीं टाइगर के पैरों के निशान मिल जाए। उनको डर भी लग रहा था कि कहीं उनका उस टाइगर से आमना सामना न हो जाए।
उस जगह पर घने पेड़ों से भरी हुई वैली में जब वो झाड़ियों के चक्कर लगा रहे थे, तभी अचानक कुछ खलिश फिसलड फड़फड़ाती हुई झाड़ियों से बाहर निकल आती है। ये देखकर जिम कॉर्बेट काफी डर जाते हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि उनका दिल धड़कना ही बंद हो गया है। फिर जिम कॉर्बेट के साथियों ने वॉलनट के पेड़ के नीचे सफाई करके उनके लिए खाने पीने का सामान वहां पर अरेंज कर दिया। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद गांव के मुखिया उनके पास आते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो गेहूं के फसल काटने वालों को थोड़ी सेफ्टी दे। वो वहीं पर ही रुकने के लिए उनको रिक्वेस्ट करते हैं। मुखिया ने उनसे ये कहा कि मजदूर उनकी प्रेजेंस में ही फसल काटेंगे तो ही हो पाएगा, वरना ये काम हो ही नहीं पाएगा। आधे घंटे के बाद सब किसान और उनके घर के लोगों ने बहुत मेहनत करके उस 5 बड़े खेतों के फसल काटकर वहां पर ढेर लगा दिए। फिर जिम कॉर्बेट और उनके साथियों ने वहां पर भरी हुई बंदूक के साथ पहरा दिया और वहीं पर ही खड़े रहे थे। फिर मुखिया ने कहा कि घर के पास जो खेत बचे हैं, उनको कटवाना उनके लिए आसान है, क्योंकि वो खेत घर के पास होने के कारण वहां पर उनके लिए थोड़ी सेफ्टी भी थी। गांव में काफी साफ सफाई करवाई गई थी। एक और कमरा उनके लिए तैयार कर दिया गया था और उसके दरवाजे पर कांटेदार झाड़ियां लगा दी गई थी, ताकि टाइगर अंदर ना आ सके और हवा भी आ जा सके। पिछली रात को जो उनकी नींद बाकी थी, उसकी भरपाई भी वो कर सके। उनकी प्रेजेंस में गांव वालों का हौसला काफी बढ़ गया था। अब वो लोग बिना डरे यहाँ वहां घूम रहे थे, पर अभी भी उनमें से कोई भी उनके साथ जंगल में आने को तैयार नहीं था। पर अभी भी उन लोगों में इतना आत्मविश्वास नहीं आया था कि वो लोग उनको जंगल में घुमा सके, जबकि उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। वो लोग जंगल के चप्पे चप्पे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए जिम कॉर्बेट ये चाहते थे कि वो लोग उनको वहां वहां पर घुमाए, जहां पर कम से कम उनको टाइगर के पग मार्क्स के निशान दिख सके। वो आदमखोर टाइगर था, ये तो श्योर ही था। पर वो टाइगर यंग था या कोई बूढ़ी मादा थी यानी फीमेल थी, या कोई मेल टाइगर था, ये तो उसके पग मार्क्स के निशान को ही देखकर उनको पता चल सकता था। फिर सुबह जल्दी से वो चाय पीकर उन लोगों को ये बताते हैं कि वो अपने आदमियों के लिए मांस लाना चाहते हैं। गांव वालों से उन्होंने कहा कि जहां पर मुझे घोरल मिले, वो जगह का रास्ता वो लोग बता दे। वो गांव ईस्ट से लेकर वेस्ट तक एक रीच पर बसा हुआ था। ठीक उसी के नीचे एक सड़क थी जहां पर जिम कॉर्बेट ने पिछली रात बिताई थी। उनको ये बताया गया कि घास से भरी ढलान पर उनको बहुत सारे गोरल मिल सकते हैं। बहुत से लोग उनके साथ उस जगह पर आने के लिए भी तैयार हो गए थे, यानी वो लोग उनको जगह दिखाने के लिए भी तैयार हो गए थे। अब जिम कॉर्बेट अपनी खुशी दिखाना नहीं चाहते थे, भले ही इसी तरह, लेकिन कुछ लोग उनके साथ जंगल में आने को तो तैयार हो गए थे। जिम कॉर्बेट ने फिर 3 लोगों को चुना। मुखिया से कहा कि अगर जैसा वो लोग गांव वाले कह रहे हैं और उनको वहां पर घोरल मिल जाए, तो वो 2 घोरल गांव वालों को दे देंगी और एक घोरल अपने साथियों के लिए रख लेंगे। सड़क क्रॉस करके वो लोग सीधी चढ़ाई वाली पहाड़ी पर चढ़ने लगे। फिर वो लोग लेफ्ट राइट बड़े अलर्ट होकर देखते हुए आगे जा रहे थे। आधे मील के ढलान पर सामने ही उनको रवीन दिखाई देने लगी। रवीन के जंक्शन से राइट की ओर पत्थरों से और घास से ढकी हुई ढलान भी उनको दिखाई देने लगी। वो कुछ पल के लिए वहां पर बैठ जाते हैं और उस ढलान को देखने लगते हैं। उन्होंने अपनी पीठ चीड़ के पेड़ पर टिकाई हुई थी, यानी पाइन ट्री को टिकाई हुई थी। तभी उनको पहाड़ी के ऊपर कुछ हरकत दिखाई देती है। वो हलचल दोबारा हुई। तब उन्होंने देखा कि एक घोरल वहां पर अपने कान फड़फड़ा रहा था। वो घोरल घास में खड़ा हुआ था और उसका सर उनको दिखाई दे रहा था। उनके साथ जो लोग थे, उन्होंने उस घोरल को अभी तक देखा नहीं था। अब तक उस घोरल का सर भी पत्तों में घुल मिल गया था। जिम कॉर्बेट उन लोगों को साफ साफ वो घोरल को दिखा भी नहीं पा रहे थे। जिम कॉर्बेट ने उन लोगों को एक इशारा किया और उनको वहां पर बैठने के लिए कहा।
और फिर उनकी ओर देखने का ऑर्डर दिया और फिर धीरे से जिम कॉर्बेट उस घोरल पर निशाना लगाने लगे। उनके पास पुरानी मार्टिन हेनरी राइफल थी। वो राइफल एम लेने के लिए काफी एक्यूरेट थी, फिर फासला कितना भी हो। यहाँ पर तो दूरी सिर्फ 200 गज की ही थी। फिर जिम कॉर्बेट चीड़ का जो पेड़ था उसके जड़ के ऊपर यानी रूट्स पर एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में अपने राइफल को टिका कर लेट जाते हैं और बड़ी सावधानी से उस घोरल पर गोली चला देते हैं। काले कारतूस से निकला हुआ धुआं उनकी नजरों के सामने थोड़ा ब्लर कर देता है। फिर उनके आदमियों ने उनको बताया कि कुछ भी नहीं हुआ। उनकी गोली या तो पहाड़ से टकरा गई है या फिर किसी सूखे पत्तों पर गिर गई है। फिर उन्होंने अपनी राइफल में वापस कारतूस डाली और वापस निशाना लिया। उसी समय उन्होंने देखा कि जिस जगह पर उन्होंने गोली चलाई थी, वहां पर कुछ घास हिलती हुई उन्हें दिखाई दी। घोरल का पिछला भाग भी उनको दिखाई दिया। जब वो घास से बाहर आया तो वो पहाड़ी से नीचे की ओर लुढ़कने लगा। घोरल बहुत स्पीड से नीचे की ओर आने लगा और फिर आके घास में गिर जाता है। वहां पर पहले से ही 2 घोरल लेटे हुए थे, जो अचानक उठ जाते हैं और फिर सबको अलर्ट करने के लिए चीख जैसी आवाज निकालने लगते हैं। ये 2 जानवर उस घास से निकलकर भागते हुए पहाड़ी से ऊपर की ओर चलने लगते हैं। अब उनके आदमी भी उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं। अब जिम कॉर्बेट ये वेट करने लगते हैं कि बड़े वाले घोरल की थोड़ी स्पीड कम हो जाए। उस घोरल की थोड़ी स्पीड कम हो गई। फिर जिम कॉर्बेट ने निशाना लेकर उसकी पीठ पर गोली चला दी और फिर दूसरा वाला घोरल जैसे ही पीछे मुड़ता है, जिम कॉर्बेट उसके कंधे पर गोली चला देते हैं। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि कई बार ऐसे मौके आते हैं जब इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना लिया जाता है। बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन में लेटकर 60 डिग्री के कोने पर 200 गज की दूरी से निशाना लेकर फायर करना 1 लाख में से एक शॉट से भी सही होने की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। फिर भी भारी सिक्के से बनी गोली काले बारूद से ढकेले जा रही एक बाल भर भी इधर उधर ना जाकर सीधे अपने एम पर जाकर टकराती है और उस जानवर की तुरंत मौत हो जाती है। और फिर सीधी चढ़ाई वाली पहाड़ी जो बीच बीच में छोटी नैरो रवीन के उबड़ खबड़ पत्थरों से भरी हुई थी, जिस पर वो फिसल कर मरा हुआ जानवर उसी जगह पर आकर गिरता है जहां पर उसके 2 साथी गिरे पड़े हुए थे। उस मरे हुए घोरल के ठोकर लगने से वो दोनों घोरल भी खिसकते हुए लुढ़कते हुए पहाड़ी के ढलान से नीचे छोटी और नैरो रवीन में आकर गिर जाते हैं। गांव वालों के आदमियों ने पहले कभी भी राइफल को चलते हुए नहीं देखा था। उनकी हैरानी और उनकी खुशी देखकर मजा ही आ गया था। जब वो लोग गिरते पड़ते हुए रवीन से जानवरों को उठाकर लाने के लिए जा रहे थे, उस समय उन लोगों को उस आदमखोर का भी ध्यान नहीं रहा। वो लोग उस आदमखोर का खतरा भी कुछ देर के लिए भूल चुके थे। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि ये अभियान उनके लिए कई तरह से बड़ी सफलता लेकर आया था। पहला फायदा तो ये हुआ कि सब लोगों को मांस मिल गया था और दूसरा फायदा ये हुआ कि उन्होंने गांव वालों का कॉन्फिडेंस जीत लिया था। सभी लोग जानते हैं कि शिकार के कितनी तरह से किस्से बुने जाते हैं। इस कहानी में भी खुशी का जो पल था वो फीका नहीं पड़ा था। जब वो सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उस समय कुछ दूर पर घोरल की स्किन उतारी जा रही थी। उनके साथ आए 3 आदमी 3 जगह पर बैठ जाते हैं और उनकी इमेजिनेशन को पूरी छूट मिल गई थी। वहां पर जमा हुए लोगों की भीड़ में बहुत अलग अलग तरह की आवाजें उनके पास पहुंच रही थी और स्पेशली तब जब उनके साथ वो लोग मजे ले लेकर वो शिकार का किस्सा उन लोगों को बता रहे थे कि कैसे साहब ने 1 मील की दूरी से उन घोरल का शिकार किया था, कैसे उस जादू की गोली ने उन जानवरों को मारा था। ये सब सुनने के बाद वो लोग काफी सरप्राइज हो गए और साहब के पैर छूने के लिए वहां पर आ गए थे। दोपहर के खाने के बाद गांव का मुखिया उनके पास आता है और उनको पूछने लगता है कि उनको अपने साथ कितने आदमी चाहिए।
बहुत सारी एक्साइटमेंट से भरी हुई भीड़ उनके सामने थी। उनमें से उन्होंने 2 पुराने आदमियों को लिया और कुछ गांव वालों को अपने साथ ले लिया। वो लोग उनको उस औरत के घर तक ले गए जिसका शिकार उस टाइगर ने किया था। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि हमारे पहाड़ी लोग ज्यादातर हिंदू है। वो लोग मरे हुए का दाह संस्कार करते हैं। जब परिवार का कोई भी सदस्य उस आदमखोर का भोजन बन जाता है, तब उसकी बॉडी का कोई भी रिमेन्स वहां पर वो लोग ढूंढ कर लाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब तक उस औरत का अंतिम संस्कार करना बाकी था। उस औरत की फैमिली ने उनको ये रिक्वेस्ट की कि वो मरी हुई औरत का कोई भी बॉडी पार्ट उनको लाकर दे ताकि वो लोग उसका अंतिम संस्कार कर सके। बचपन में ही जिम कॉर्बेट को एक हॉबी थी। वो जंगल के साइंस को देखकर उसको सही से समझ लेते हैं। प्रेजेंट में जिस औरत को मारा गया था, उसके आई विटनेस के बयान ही उनके पास थे। पर कभी-कभी ऐसा होता है कि आई विटनेस भी रिलायबल नहीं होता है। जंगल में मिलने वाले जो साइंस होते हैं, वो जो कुछ भी हुआ, वो ही साइन एकदम रिलायबल होते हैं। ऐसा जिम कॉर्बेट का मानना था। क्योंकि कभी-कभी आई विटनेस जो हुआ है उससे भी थोड़ा बढ़ चढ़कर बताते हैं, इसलिए वो पूरी तरह से रिलायबल या विश्वसनीय नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पार्ट हम लोग यहीं पर ही खत्म करते हैं। आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।